अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा साकिब है और मैं सेहत कहानी में एज ए जनरल फिजिशियन काम करती हूँ। आज मैं यहाँ पे सेहत कहानी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जिस मौजू पे मैं बात करूँगी वो है एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द। सबसे पहले तो पेट होता क्या है? पेट हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसके अंदर काफ़ी सारे अज़ा मौजूद होते हैं, जैसे कि जिगर है, पित्ता है, लबलबा है, तिल्ली, बड़ी और छोटी आंत, गुर्दे, मसाना। और ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें बच्चेदानी और अंडेदानी यानी यूट्रस और ओवरीज भी मौजूद होते हैं। क्योंकि पेट के दर्द का मौजू बहुत वसी है तो हम इसमें से वो मसले डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर लोगों को दरपेश होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बदहज़मी के हवाले से। बदहज़मी की कंप्लेन जो लोग करते हैं उनको यूजुअली जो है वो दर्द होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक पिक्चर हमने साथ में रखी हुई है इसलिए कि साइंटिफिकली हम पेट को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इसको डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि हर हिस्सा जो है अगर उसमें दर्द हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पता होता है कि उसके नीचे कौन से अज़ा हैं जिनमें मसला पैदा हो रहा होता है। अब बदहज़मी की जब हम बात कर रहे थे तो बदहज़मी में दर्द जो है वो इस एरिया में एपिगैस्ट्रिक रीजन ये कहलाता है, इस एरिया में दर्द होता है जो कि अचानक शुरू हो सकता है या काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा होता है, जिसको हम अक्यूट पेन या क्रॉनिक पेन कहते हैं। क्रॉनिक जो लंबे अरसे से चल रहा हो, अक्यूट जो अचानक से एकदम से डेवलप हो। इस एरिया में एक बर्निंग सेंसेशन भी आती है खाना खाने के बाद। खाना जैसे ही खाना शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद लगता है कि पेट भर गया, पेट फूल रहा है, हार्ट बर्न की भी शिकायत होती है और इसके अलावा कभी मतली और उल्टी भी महसूस होती है। अब आ जाइए कि वजूहात क्या होती हैं बदहज़मी की। इसमें कुछ वजूहात मैदे से रिलेटेड होती हैं और कुछ वजूहात हमारे खाने की हैबिट से रिलेटेड होती है। जब मैदे की बात करते हैं तो हो सकता है कि मैदे की सोजिश हो जिसकी वजह से बदहज़मी हो रही हो, या ये कि मैदे की एबिलिटी अपने आप को बर वक्त खाली करने की कम हो जाती है। जैसे कि डायबिटीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को बदहज़मी की शिकायत ज़्यादा होती है, वो इस वजह से कि मैदा जो है वो बर वक्त खाली नहीं हो पाता। अगर हम उन चीज़ों की बात करें जो कि मॉडिफाइबल है, वो चीज़ें जो हम अपनी हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं और हम इस प्रॉब्लम से अपनी जान काफ़ी हद तक छुड़ा सकते हैं, वो है नंबर 1 ये कि खाना जो है वो आराम आराम से अच्छी तरह चबा के खाया जाए। खाना उतनी ही मिकदार में खाया जाए जितना ज़रूरी हो। ओवर ईटिंग ना की जाए। ख़ासकर रमज़ान में हम देखते हैं कि इफ्तारी के बाद जो है अक्सर जो है वो ओवर ईटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये शिकायत जो हैं वो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है। इसके अलावा ये कि चाय का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम रखना चाहिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बदहज़मी करती हैं, जिसमें जो है वो पेन किलर्स होते हैं। डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन हैं, जैसे ग्लूकोफेज खा के लोग अक्सर इसी कंप्लेन करते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयों में से कुछ ऐसी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों में। तो इसमें हमें ये करना होता है कि हम अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से रुजू करें और ये प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करें। तो या तो वो दवाइयाँ तब्दील कर देते हैं या फिर ये है कि वो कुछ एडिशनल मेडिसिन इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि अभी हम काफ़ी और सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हर टॉपिक में कहीं ना कहीं हम वॉक और एक्सरसाइज की बात ज़रूर करेंगे। ये चीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें दर्द से निजात दिलाने में हेल्प करते हैं और स्ट्रेस से निजात दिलाने में हेल्प करते हैं। तो वॉक हमारे फिज़िकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करती है और हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है। नाउ मूविंग ऑन, हम अपने अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत सुनने में आता है कि गैस की शिकायत हो रही है। अब गैस की शिकायत में लोग कहते हैं कि ब्लोटिंग है, वो भी इस एरिया में जो है वो आपको तकलीफ़, दर्द महसूस होता है, लेकिन अक्सर जो है वो वाइड स्प्रेड होता है। लोग कहते हैं कि वो पूरे पेट में जो है घूम घूम के दर्द हो रहा है। इसमें जो है वो डकारें बहुत आती हैं, गैस पास होती है और उसके अलावा नौजिया होता है, कभी वॉमिट भी हो जाती है। गैस के प्रॉब्लम में एक बात जो समझने की है वो ये कि नॉर्मल कंडीशंस में डकारें आना
या स्पेशली खाना खाने के बाद या फ्लैटर्स पास करना दिन में 20 से 30 दफ़ा, ये नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम जब आती है जब ये एक्सेसिव होने लगे। नॉर्मल इसलिए होता है कि वैसे हमारी बॉडी में दो मैकेनिज़म्स होते हैं जिसका ताल्लुक गैस से होता है। नंबर 1 ये कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हर निवाले के साथ 2 से 5 ml हवा हमारे मैदे में दाखिल हो रही होती है। इसके अलावा जब हमारा खाना हज़म हो रहा होता है तो उस दौरान में डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर गैसेस हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिनका इखराज जो है वो जिस्म से ज़रूरी होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जब आती है जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसमें ये होता है कि खाना अगर जल्दी जल्दी खाया जा रहा होता है, या ये है कि कुछ लोगों को च्युइंगम खाने की आदत होती है, स्मोकिंग से गैस के प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये एक बड़ा मसला है। और ख़ासकर रमज़ान के हवाले से कहना चाहूँगी कि रमज़ानों में ख़ासकर कोशिश करनी चाहिए कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। स्वीटेंड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल जो है मिनिमम करें, या ना करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ़ैटी फूड जो है उससे गैस का मसला होता है, तो खाने को बहुत ज़्यादा मुरखन खाने ना खाएं, वो अवॉइड करें। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी वो ये कि अगर गैस का प्रॉब्लम है और काफ़ी अरसे से चल रहा है तो इसमें आपके डॉक्टर आपको मशवरा देंगे कि आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का टेस्ट कराएं, क्योंकि उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि वैसे तो बड़े हेल्दी होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं सूट करते, जैसे कि आप फूल गोभी है, बंद गोभी है, शलजम है, पास्ता है, पिज़्ज़ाज़ हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, मिल्क है। तो उसमें ये हमें करना होता है कि हर बंदा आइडेंटिफाई करता है कि उसको इस पर्टिकुलर खाने से गैस की शिकायत हो रही है, तो वो उस खाने को या उस मशरूब को अवॉइड करें। तो इससे जो है काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। 80 to 90% लोग जिनको बदहज़मी की शिकायत होती है उनमें अक्सर अल्सर का भी मसला पाया जाता है। अल्सर होता क्या है? ये मैदे और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है उसमें उसकी लाइनिंग में ब्रेक आ जाता है। उसकी लाइनिंग जब टूटती है तो उसके ऊपर एसिड का असर ज़्यादा होने लगता है। इसके सिम्टम्स में ये है कि इस एरिया में दर्द होगा, जो ऊपरी हिस्सा जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, दर्द जो है बहुत शदीद होता है। कुछ लोगों को खाना खाने से इस दर्द में बेहतरी आ जाती है, जिनको आंत के पहले हिस्से में अल्सर्स होते हैं, और कुछ लोगों को और बदतर हो जाता है दर्द खाना खाने के बाद। अल्सर्स में इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है जब हमें इस एरिया में ऐसा दर्द महसूस हो कि जैसे किसी ने हमें छुरी घोंपती हो, इतना ज़्यादा सिवियर दर्द होता है। उसके साथ ये होगा कि जो वॉमिट आएगी तो वो कॉफ़ी कलर की होगी या उसमें फ्रेश ब्लड होगा। स्टूल्स अगर ब्लैक कलर के हो जाएं, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू करना होता है ताकि कंडीशन को स्टेबलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये जब होता है जब अल्सर रप्चर हो जाता है तो उसको जो है हम इमरजेंसी केयर में उसकी टेक केयर करते हैं। अब जिन मसाइल की मैं बात करूँगी उसमें सारे ऐसे हैं जो कि हमें इमीडिएट केयर जिसमें हमें चाहिए होती है। सबसे पहले जो है वो लबलबे की बात करूँगी। लबलबे की पोजीशन जो है वो इस पोर्शन में होती है। लबलबे का काम ये होता है कि एक तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है हमारे जिस्म में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिससे खाना हज़म होता है, और दूसरा ये कि वो इंसुलिन बनाता है जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम देता है। अच्छा, लबलबे की सोजिश जब होती है तो बहुत ही डीप पेन होता है जो कि रेडिएट करता है इस एरिया से टुवर्ड्स द बैक। कमर में दर्द जो है वो महसूस होता है, ख़ास कर जब कोई हैवी मील खाया जाए उस वक्त ये दर्द जो है वो शुरू होता है। इसमें जो है बुखार आता है, वीकनेस होती है, स्वेटिंग होती है, पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेट फूलता चला जा रहा हो। जैसे मैंने कहा, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर इसको बर वक्त टैकल ना किया जाए तो ये दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, जैसे कि हमारा दिल है, हमारे किडनीज़ हैं, हमारे लंग्स हैं, तो सबके ऊपर जो है वो असर पड़ता है। अच्छा, अगर इसका लबलबे का क्रॉनिक पेन चल रहा हो
तो उसमें भी जो है क्रॉनिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो जो काफ़ी लंबे अरसे से 6 वीक से ज़्यादा से वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, कभी होता है फिर सेटल हो जाता है। तो उसमें ये है कि पेन किलर्स से कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, लेकिन ये कि इसमें पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखना पड़ जाता है कि वो अच्छा रहे, और उसके अलावा इंसुलिन लेवल को मॉनिटर करते हैं ताकि शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहें। अब हम आ जाते हैं पित्ते की तरफ। ये पोर्शन है जो पित्ते की लोकेशन है जिगर के नीचे। पित्ता जो है वो मोस्टली इसके प्रॉब्लम्स जो है, जो सोजिश होती है वो ज़्यादातर स्टोन्स रिलेटेड होती है। 90% केसेस में पित्ते में पथरी की वजह से इसका दर्द होता है। इसका दर्द जो होता है वो बहुत अक्यूट दर्द होता है इस एरिया में, इसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, ये एरिया होता है। और दर्द जो है वो पीछे की तरफ रेडिएट करता है। इसका दर्द भी एक हैवी मील या बहुत ऑयली मील खाने के बाद जो है शुरू होता है। इसमें जो है वो फीवर आता है, सांस फूलती है, पेशेंट जो है इस एरिया में किसी को टच नहीं करने देता, उसको शदीद दर्द होता है, और नोज़िया और वॉमिटिंग मतलब मतली और उल्टी भी जो है इसमें अक्सर जो है वो होती है। इसमें ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हम हाइड्रेशन करते हैं पेशेंट को, उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट मोस्टली होता है। अब बात कर लें अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स जो है ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे होता है। इसमें अगर एक ब्लॉकेज हो जाए तो ये इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और सोजिश ये होता है जिसकी वजह से तकलीफ शुरू होती है। अपेंडिक्स का दर्द जो है वो हमारा अम्बलाइकल एरिया, ये जो नाफ का एरिया है, यहाँ से शुरू होता है, मड़ोड़ होती है पेट में, और कुछ टाइम में तकरीबन 10 से 12 घंटे में ये दर्द यहाँ से शिफ्ट होकर हमारे राइट इलियक फोसा में, यानी लोअर सीधे हाथ के लोअर पोर्शन में आ जाता है। इस दर्द में पेशेंट जो है उसको खड़े होने में तकलीफ़ होगी, खांसने में तकलीफ़ होती है, वो गार्डिंग होती है, वो इस एरिया को टच नहीं करने दे रहा होता, उसको इस कदर शदीद दर्द हो रहा होता है। इसमें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है एब्सोल्यूट, कुछ केसेस में डायरिया भी रिपोर्ट होता है, लेकिन यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होता है। और इसमें भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है बर वक्त, क्योंकि अगर अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट ना किया जाए या उसको डायग्नोज ना करें तो अगर वो रप्चर हो जाता है तो फिर वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है हैंडल करने में। अच्छा, अभी मैंने जो आपको अपेंडिक्स के दर्द की मूवमेंट बताई और कहाँ से शुरू होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि अपेंडिक्स की लोकेशन क्या है। कभी रेट्रोसीकल होता है, एक हमारी बड़ी आंत का एक पोर्शन होता है उसके पीछे होता है, कभी पेल्विस में होता है, लेकिन यूजुअली जो हमें पैटर्न मिलता है दर्द का वो ये मिलता है। मूविंग ऑन के आजकल का वेदर गर्म है और रमज़ान है, लोग जो हैं वो पानी का इंटेक बहुत अच्छा नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में हमें किडनी स्टोन्स के पेन से भी इनकाउंटर होता है। किडनीज की लोकेशन हमारे लंबर रीजन्स में होती है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। तो जब किडनी का दर्द होता है ये बहुत ही अक्यूट, अचानक सिवियर दर्द होता है, मरोड़ की फॉर्म में होता है, और इतना सिवियर होता है कि सोते हुए बंदे को भी जगा देता है अपनी इंटेंसिटी से। ये दर्द जो है ये रेडिएट कर सकता है बैक पे या आगे के पोर्शन में भी आता है। इसमें जो है मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, और किडनी स्टोन्स के दर्द में एक ये होता है कि जब किडनी का स्टोन किडनी से पास कर जाए, नीचे उसकी जो यूरेटर है उसमें आता है, तो दर्द भी ट्रैवल करता है। दर्द जो है फिर मूव कर जाता है इन एरियाज़ में, और फिर फाइनली जब मसाने में स्टोन आता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसमें ये कहना ज़रूरी है, सिंस आजकल रमज़ान भी है, कि अपना वाटर इनटेक सब जो है वो बहुत अच्छा रखें। 2 से 3 लीटर पानी जो है वो अफ्तार और सहरी के दरमियान जो है उसका इनटेक रखें, और पानी जो है कभी भी एक गो में नहीं पीने की कोशिश करनी चाहिए, इसको स्पेस आउट कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपके पास टाइम होता है, आप पानी का इनटेक अपना कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की। इस एरिया में जो पेन यूजुअली हम लोगों को जो दरपेश होता है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में अगर मसाना सिस्टाइटिस है, मसाने का इन्फेक्शन है, तो उसका दर्द जो है वो इस एरिया में आएगा, और उसमें ये होगा
कि यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, पेशाब बार बार आएगा, पेशाब जल के आएगा, तो उसमें जो है वो टेस्ट करा के और एंटीबायोटिक्स से और हाइड्रेशन से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ख़वातीन की जहाँ तक बात है, एक आम मसला ये होता है कि माहवारी के दौरान ख़वातीन को सीवियर पेन कभी कभी होता है इसी लोअर पोर्शन में और लोअर बैक में। तो उसके लिए जो है वो मेडिकेशंस दी जाती हैं, पेन किलर्स होते हैं, सिकाई की जाती है हॉट पैक से, तो काफ़ी हद तक उससे फ़र्क पड़ जाता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड एक पेन जिसका मैं ज़िक्र करूँगी जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वो ये कि अगर कोई ख़ातून फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आती हैं विद सिवियर पेन, स्टैबिंग पेन जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, वजाइनल ब्लीडिंग के साथ उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, कंडीशन बहुत ख़राब हो, फेंटिंग वाली हालत हो, तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हवाले से सोचते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे हैंडल करते हैं। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है कि जब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बजाय यूट्रस में जो कि बच्चेदानी है, बजाय उसमें जाके इम्प्लांट होने के किसी उसके बाहर इम्प्लांट हो जाता है। ज़्यादातर फिलोपियन ट्यूब्स में जो ट्यूब अंडेदानी और बच्चेदानी को कनेक्ट करती हैं, और जब उसका साइज़ बढ़ता है तो वो रप्चर हो जाती है और उससे जो है पेशेंट की अनस्टेबल हो जाता है और उसको फ़ौरन टेक केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ख़वातीन के हवाले से, कि ये जो प्रॉब्लम है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, यही एरिया है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, स्पॉटिंग होती है, फीवर, सारी कंप्लेंट्स होती हैं, और इसमें भी एग्ज़ामिनेशन की जाती है, हिस्ट्री ली जाती है और उसके बाद एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वेरिएंट ऑर्जन की मैं बात करना चाहूँगी। उसमें ये होता है कि ओवरीज़ अपने लिगामेंट जिस पे कनेक्टेड होती हैं उसके ऊपर ट्विस्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रुकता है। ये भी एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और इमरजेंसी केयर इसके लिए चाहिए होती है। इसमें है कि मैस हमें फील होगा, इन एरियाज़ में हमें मैस फील होता है, ब्लीड हो सकता है, वजाइनल ब्लीड हो सकता है, इसमें भी बुखार आ सकता है और बंदा पेशेंट जो है वो अनस्टेबल होता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर सेशन में विल सी कि अच्छा, ताहिरा जमील, आपने जो क्वेश्चन किया कि 9+ है तो आई एम श्योर स्कूल गोइंग बच्चा होगा, तो इसमें जो है नौजिया की कंप्लेन करता है आपने कहा, बट वॉमिट नहीं करता। तो इसमें जो है हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि रीज़न क्या है। बच्चों में मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, कभी कभार जो है उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, या उनको कोई इन्फेक्शन हो। अगर नौजिया है तो हम लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ामिन करेंगे उसको। और एक और चीज़ जो है जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रही थी वो ये कि बच्चों में कभी कभार, नॉट ऑलवेज़ बट कभी कभार ये होता है कि किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कभी कभार इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, तो हमें हर पहलू से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। आप इनके पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लें, या इसमें यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि सेहत कहानी की डॉक्टर्स जो हैं वो 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। आप सेहत कहानी का ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो आप उनसे इन टच होके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू तसव्वुर। जी बिल्कुल शारिक, खाने के बाद नीम गर्म पानी, खाने के फ़ौरन बाद तो खैर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर आप उसके तकरीबन आधे घंटे बाद पानी पी रहे हैं और नीम गर्म पी रहे हैं तो ये अच्छी बात है। पानी वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा जो है इज़ नॉट वेरी गुड टू यूज़।
अच्छा, आप ये पूछ रही हैं कि अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो कौन सा खाना खाया जाए। इसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया था कि खाना बहुत ज़्यादा मुरव्वन ना हो, लाइट डाइट रखें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं। और इसमें एक चीज़ जो मेंशन की थी कि हर बंदे को हर खाना सूट नहीं करता। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मिल्क इनटेक होता है तो मुझे जो है वो बदहज़मी भी होती है, गैसेस भी होती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। तो इस हवाले से अपने खाने को आप लिमिट भी कर सकती हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स अबाउट इट। आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, एंड थैंक यू सो मच।